Hello बच्चों, good morning, evening or afternoon, whatever time you are watching this video. I am Dr. Shekhar and today I am teaching Principle of Inheritance and Variations. Okay, बच्चों ये शॉर्ट 75 सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और इस चैप्टर से आपके करीब 6 to 8 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है और मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, आपको पता है। फिर भी हम इसको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बच्चों शेखर सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से सारे वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आप इसको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जहाँ जहाँ पे शेयर कर सकें शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया का नंबर 1 बायोलॉजी यूट्यूब चैनल बने और देश के कोने कोने तक ये मेरा मैसेज सभी बच्चों को जाए और आप सब अच्छी रैंक लाके मुझे प्राउड फील कराएं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बच्चों इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो टर्म है जेनेटिक्स, तो हम बोलते हैं कि जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? बच्चों जो इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। एंड वेरिएशंस, व्हाट आर द वेरिएशंस? दीज आर द डिफरेंसेस between the parents and progeny, and variations are also present among the progenies. For example, अगर आप 3 सिस्टर ब्रदर्स हैं तो आपके जीन ऑल्दो आप दोनों, मतलब आप दोनों या तीनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हो, लेकिन आपके अंदर भी वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। और अगर हम और प्रिसाइजली बात करें, ये जो वेरिएशंस हैं ये मियोसिस से आते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, जैसे ओवम का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन, तो अगर एक मियोसिस से 4 जो स्पर्म बन रहे हैं, वो चारों के चारों स्पर्म जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, उनके अंदर भी वेरिएशंस है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इवन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड पे आते हैं। तो बच्चों हम ह्यूमंस को 8000 to 1000 BC से ही पता था कि जो वेरिएशन का जो कॉज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमारे पूर्वजों ने इसको कैसे एक्सप्लोर किया? फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बेटर यील्डिंग काऊ और बेटर यील्डिंग बुल को लिया, फिर उनको मेट करवाया और उनसे क्या हुआ, सुपीरियर प्रोजेनी को ऑब्टेन किया और वो सुपीरियर प्रोजेनी को उन्होंने फर्दर प्रोपेगेट किया, ठीक है। तो इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है आपका साहिवाल काऊ। तो साहिवाल काऊ आपके पंजाब में मिलती है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना, कि साहिवाल काऊ हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में पॉपुलरली मिलती है? तो ये पंजाब की वैरायटी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले किसने ये सोचना शुरू किया कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका कोई जेनेटिक बेसिस होना चाहिए या उनका कोई इनहेरिटेंस पैटर्न होना चाहिए? तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं मेंडल। तो मेंडल ने बिगनिंग में ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि वो कौन सी मैकेनिज्म है, वो कौन सी प्रोसेस है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, ठीक है। तो मेंडल के टाइम पे ना तो माइक्रोस्कोप था, ना सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स की हमें अंडरस्टैंडिंग थी। हमें पता ही नहीं था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ये सारी बातें हमें बिल्कुल पता नहीं थी, ठीक है। तो मेंडल ने थोड़ा सा गैस वर्क किया और उसके बेसिस पे उन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। तो मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था उसका नाम है गार्डन पी प्लांट, और हम इसको साइंटिफिकली पाइसन सेटाइवम बोलते हैं। तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और इन्होंने 1856 से 1863 तक 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट करे और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। तो इनके एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या थी कि इन्होंने स्टैटिक्स को यूज़ किया था और मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ किया था। अब ये जो आपका पॉइंट है, इसका एक तरह से ये कहना चाहिए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स यूज़ करने से क्या हुआ कि इनके जो रिजल्ट थे वो ज़्यादा एक्यूरेट थे, ज़्यादा रिलायबल थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात बिल्कुल उनके पल्ले नहीं पड़ी कि आप
मैथमेटिक्स को बायोलॉजी की प्रॉब्लम के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो। वो ऐसा मानते थे कि जो दो ब्रांचेज हैं साइंस के वो इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, ठीक है, उनको ये दोनों अलग अलग साइंसेज हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम के जो उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे उनको इस बात का बहुत बुरा लगा था और उन्होंने इस वजह से इसको अपोज भी किया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स यूज़ करने से इनकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई और इसलिए इनके रिजल्ट्स को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली, ठीक है। वो हम आज कह पा रहे हैं, उस टाइम पे उनको ये क्रेडिबिलिटी नहीं मिली थी, ठीक है। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या देखा कि वो सिमिलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को जब बार बार करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, तो सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। तो इससे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि इसके पीछे कोई जनरल रूल होना चाहिए और उसी जनरल रूल की वजह से ये क्या कहते हैं, ये बार बार सेम रिजल्ट रिपीट हो रहा है और इन्हीं रूल्स को हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने जो गार्डन पी प्लांट लिया था इसके इन्होंने 14 वेराइटीज़ लिए थे और इन 14 वेराइटीज़ को दो दो के ग्रुप में डिवाइड किया था, तो टोटल 7 ग्रुप्स बन गए थे, है ना। तो बेसिकली इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। अब वो कौन से थे आपको बताते हैं। तो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था, मेथड क्या यूज़ किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसे किया, जैसे आपको पता है कि जो पी का प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो उसके आप एक फ्लावर को लेके उस फ्लावर से एंथर्स को हटा दें, जिसको हम बोलते हैं एमैस्कुलेशन, तो इससे हमारे पास एक फीमेल फ्लावर मिल जाएगा। फिर हम डिजायर्ड प्लांट से पॉलन ग्रेन को लेके और उन पॉलन ग्रेन को इस फीमेल फ्लावर को के ऊपर हम डस्टिंग कर देंगे और फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यूज़ किया था और इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ किया था। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का क्या मतलब होता है बच्चों, जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनके जो जीनोटाइप होते हैं वो फॉरएवर सेम नहीं रहते, नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर उनके सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हाइब्रिड प्लांट के अंदर जो सुपीरियर क्वालिटी अगर उन जीन्स की वजह से आई थी तो वो सुपीरियर क्वालिटी अगले जनरेशन में लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए मेंडल ने प्योर लाइन्स ऑब्टेन करे। प्योर लाइन्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करने से जो आपके एलील्स होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशंस में आ जाते हैं और वो होमोजाइगस कंडीशन में जब एलील रहते हैं तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज इट इज पास होते रहते हैं, ठीक है, और स्टेबल ट्रेट बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स और प्योर लाइन्स, दीज आर द वेराइटीज़ विच हैव स्टेबल ट्रेट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, ठीक है। बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलो अगला, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे। तो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। बच्चों जो आगे की तरफ लिखा है यहाँ पे वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो इसके पीछे लिखा है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है, ये आपका रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो इनको आप ग्रुप्स में याद कर लेंगे। फ्लावर के इन्होंने 2 कैरेक्टर यूज़ किए थे, पॉड के 2 कैरेक्टर, सीड के 2 कैरेक्टर और स्टेम का 1 कैरेक्टर यूज़ किया, ठीक है। तो स्टेम का जो 1 कैरेक्टर उन्होंने लिया था वो है हाइट। तो टॉल होना डोमिनेंट फीचर है, टॉल मतलब डोमिनेंट, डॉर्फ मतलब रिसेसिव। फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। तो वायलेट होना डोमिनेंट है और वाइट होना रिसेसिव है। ये एक्सियल और टर्मिनल क्या है, जैसे ये आपकी ब्रांच है और फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। और अगर ब्रांच में कहीं फ्लावर इस तरह से लगा हुआ है तो ये फ्लावर की एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। तो जो आपका एक्सियल पोजीशन है ये डोमिनेंट है, टर्मिनल पोजीशन रिसेसिव है। इसी तरह पॉड के शेप के यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, पॉड शेप एंड पॉड कलर, सॉरी पॉड के 2 कैरेक्टर हैं, पॉड शेप एंड पॉड कलर। तो अगर पॉड इन्फ्लेटेड है इस तरह से तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और अगर पॉड इस तरह से है तो एक कंस्ट्रक्टेड इसको बोलेंगे, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो मैंने एरो थोड़ा गलत जगह मार्क कर दिया, मैं इसको चेंज करता हूँ।
ये वाला आपका इन्फ्लेटेड है, ये वाला आपका कॉन्स्ट्रक्टेड है। इसी तरह अगर हम सीड के यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए हैं, सीड का जो शेप है राउंड होना डोमिनेंट है और इस तरह का होना, रिंकल्ड होना रिसेसिव है। ठीक है, तो ये वाला राउंड है आपका। सीड का कलर, सीड 2 कलर के हैं, येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है ना। हमने पीछे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स देखे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेके हम क्रॉस करते हैं, तो उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं तो हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स है बच्चों जो आपको सीखने हैं। पहला टर्म है यहाँ पे फैक्टर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेंडल के टाइम पे जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं पता था, सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो भी हमें आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मेंडल ने एक तरह से बोल सकते हैं कि हाइपोथेसाइज किया कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको फैक्टर कैरी करते हैं और फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। आज हम फैक्टर के लिए मॉडर्न टर्म जीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जीन इज़ द मॉडर्न टर्म फॉर फैक्टर, ऐसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है एलील। जो बच्चों हम यहाँ पे कैपिटल टी लिख रहे हैं, तो कैपिटल टी एक जीन है और कैपिटल टी दूसरा जीन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को भाई भाई बोल देते हैं, ये दोनों भाई भाई है, ये भी बड़ा भाई है, ये भी बड़ा भाई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो ये डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तब भी ये डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को शो करेंगे, और जब ये इस तरह की कंडीशन में होंगे तब ये रिसेसिव वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जीन हैं, ये सारे जीन हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले जीन का एक ए कॉपी है, इसी वाले जीन का एक ए कॉपी है। ठीक है, तो ये वाला जीन एलील कहलाता है, ये वाला जीन भी एलील कहलाता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने कैपिटल टी लिखा है तो कैपिटल टी इस वाले टी के लिए एलील है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, इट इज़ स्लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं, हर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 कॉपी होते हैं। तो उनमें से ये जो दूसरा कॉपी है उसको हम इस वाले कॉपी का एलील बोल सकते हैं, या वाइस वर्सा, हम इस वाले को इसका एलील बोल सकते हैं। रिसेसिव का क्या मतलब हुआ? रिसेसिव जीन्स जो होते हैं वो तभी एक्सप्रेस हो पाते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। डोमिनेंट जीन दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस कंडीशन है तब भी एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसको डोमिनेंट और रिसेसिव को कैसे समझेंगे, है ना। जैसे आप भाई और बहन है आपके घर में, आपकी छोटी बहन है, आप बड़े भाई हो, और सपोज आपकी बहन को कार्टून पसंद है और आपको लेट्स से कि मूवी देखना पसंद है ना, और आपके घर में ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो जब आप और आपकी बहन दोनों टीवी देख रहे होंगे तो टीवी पे क्या दिखेगा, मूवी, और जब बहन अकेले देख रही होगी तो क्या दिखेगा, कार्टून, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब आपका डोमिनेंस है। तो इसी तरह ये डोमिनेंट जीन है, बड़ा भाई और ये छोटी बहन। आई थिंक आपको इस तरह से याद हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बता दिया। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है ना। सेग्रीगेशन का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हमने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक डॉर्फ प्लांट ले लिया। हमने देखा कि डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये डॉर्फ होगा, ये प्योर टॉल है। ठीक है, तो इनके पहले बच्चों गैमीट बनेंगे, मियोसिस में गैमीट बनेंगे। तो ये कैपिटल टी था, तो इसमें कैपिटल टी गैमीट बनेंगे। ये स्मॉल टी था, तो इसमें स्मॉल टी गैमीट्स बनेंगे। ठीक है,
अब आपने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। इस बॉक्स को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं रेजिनाल्ड सी पुनेट, उनके नाम पे हम इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। या मोर कॉमनली इसको हम चेकर बॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम चेकर बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे चारों प्लांट आपके टॉल हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि देखो इसमें ड्वार्फ और टॉल प्लांट दोनों की मिक्सिंग हुई है, लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे टॉल हैं, तो ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहीं ना कहीं हाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि ये 3 प्लांट यहाँ पे टॉल हैं, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये दोनों हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये वाला कैरेक्टर ड्वार्फ है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो कैरेक्टर यहाँ से गायब हो गया था, यहाँ पे ड्वार्फ और टॉल की मिक्सिंग होने से सारे टॉल बने थे, वो कैरेक्टर वापस से एज इट इज रिकवर हो गया। इसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, जैसे कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है। स्मॉल टी है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। पुनेट स्क्वायर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रॉस, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर आप कोई डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट देखो, ठीक है, और उसको देख के आप ये नहीं बता सकते, अगर जैसे आपने कोई टॉल प्लांट देखा, ठीक है, पी का टॉल प्लांट देखा, ये कैपिटल टी वाला प्लांट भी टॉल हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल हो सकता है। तो ये कौन सा वाला टॉल है ये आपको बताना है कि ये वाला टॉल है या ये वाला टॉल है। तो ये करने के लिए हमें करना पड़ता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में बोलेंगे कि हमारे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है और उसका हमें जीनोटाइप डिटरमाइन करना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस। तो टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट फिनोटाइप, इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है बच्चों कि हमें टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, हमें उस इंडिविजुअल को, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना पड़ता है। कैसे करवाना पड़ता है, सपोज ये आपका डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है, तो हमने इसको स्मॉल डब्लू के साथ, वाइट फ्लावर रिसेसिव है, ये वाला वाइट फ्लावर क्या है, रिसेसिव है। तो इनके जीनोटाइप हैं आपके बच्चों स्मॉल डब्लू, ये भी क्या है, स्मॉल डब्लू। अगर अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है। इस तरह का क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल डब्लू होगा या फिर ये कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू होगा, है ना। तो एक बार हम इस वाली पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। अगर ये कैपिटल डब्लू होगा तो ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस आएंगे। क्या हेट्रोजाइगस आएंगे, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। इसका मतलब है कि डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर आपके सारे के सारे फ्लावर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, तो सारे के सारे फ्लावर वायलेट है, मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके हेट्रोजाइगस हैं। तो इसका मतलब है कि इस अननोन फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो क्या हो गया, कैपिटल डब्लू, ठीक है। दूसरा, अगर हमने ये माना कि लेट्स से कि स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू इसका फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, और इसको हमने रिसेसिव पेरेंट मीन्स स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस करवाया, तो इसमें आपके 2 फ्लावर आते हैं वायलेट और 2 फ्लावर आते हैं आपके वाइट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप स्मॉल डब्लू है, ठीक है। बच्चों मैं फास्ट थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 जनरल रूल्स दिए। कितने, 2 जनरल रूल्स दिए, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
तो जो आपका फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो सेकंड लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोनों को हम एक एक से समझते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई सम डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। आई रिपीट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई अ डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर, ठीक है। दूसरा, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हैं आपके, वो 2 तरह के हो सकते हैं। डोमिनेंट फैक्टर्स हो सकते हैं और रिसेसिव फैक्टर्स होते हैं। डोमिनेंट फैक्टर्स का मतलब जैसे कैपिटल टी, और रिसेसिव फैक्टर मतलब स्मॉल टी, ठीक। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ का? इसका सिग्निफिकेंस ये है, पहला सिग्निफिकेंस है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स इन F1। जैसे हमने पीछे वाले क्रॉस में देखा था कि F1 में सारे के सारे इंडिविजुअल टॉल थे। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, उस वजह से सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो टॉल हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2, तो हमने F2 में देखा था कि हमें 3 टॉल प्लांट और 1 डॉर्फ प्लांट मिला था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। दूसरा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये भी हमने देखा पीछे कैसे। हमने देखा था कि जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो F1 में गायब हो गया था, बट F2 में रीअपियर हो गया था। तो एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने पीछे देख ली थी। चलो अगले पेज पे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें कि गैमीट रिसीव्स ओनली वन जीन ऑफ द फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा हमने देखा था ऊपर कैपिटल टी लिखा हुआ था टॉलनेस के लिए। बच्चों जब इसके गैमेट बनेंगे, मियोसिस होगी, तो दोनों के दोनों गैमीट कैपिटल टी को कैरी करेंगे। इसी तरह अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता तो 2 तरह के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला बनेगा और एक स्मॉल टी वाला बनेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो 2 फैक्टर्स होते हैं उनमें से कोई एक ही फैक्टर गैमीट को मिलता है, ठीक है।